ध्यान दीजिए आप लोग, ये क्या है? ये कक्षा 11 वालों का ना, कक्षा 11 वालों का परमाणु, यहाँ लाइट नहीं आ रहा ना, परमाणु संरचना का, हाँ, और नीचे देखिए परमाणु संरचना का लेक्चर नंबर कौन सा है? संरचना का लेक्चर नंबर 16 है। अच्छा देखिए ध्यान से, पहले समझो, आपने लेक्चर 15 में क्या पढ़ा? आपने पढ़ा स्पेक्ट्रम के बारे में, स्पेक्ट्रम कैसे मिलता है, खासकर परमाणु स्पेक्ट्रम के बारे में। परमाणु स्पेक्ट्रम कह दें या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहो, परमाणु स्पेक्ट्रम कहिए या कह सकते हैं आप लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जो कि क्या होता है, एक प्रकार का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम है। उत्सर्जन में भी असतत है, सतत नहीं, असतत है, और असतत में भी रेखीय स्पेक्ट्रम। इतना आपको जानकारी होना चाहिए। और मिलता कैसे है कि जब किसी हाइड्रोजन परमाणु को जो है, हाँ, एनर्जी दिया जाता है तो उसके इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर जो है उच्च ऊर्जा वाली कक्षा में चले जाते हैं और वहाँ केवल 10⁻⁸ सेकेंड तक रहते हैं। उसके बाद अपनी मूल कक्षा में वापस आना चाहते हैं। गया है आपकी मर्जी से, आएगा अपनी मर्जी से, तो उसके आने के तरीके के आधार पर बहुत सारी रेखाएं प्राप्त होती हैं, बहुत सारी रेखाएं प्राप्त होती है, जिन्हें क्या कहा जाता है, रेखीय स्पेक्ट्रम, या रैखिक कह सकते हैं। रेखीय कहो चाहे रैखिक कहो, स्पेक्ट्रम कहा जाता है। अच्छा देखिए ध्यान से, आपको रैखिक स्पेक्ट्रम में आपने क्या क्या पढ़ा है? आपने पढ़ा है लाइमन श्रेणी के बारे में, बामर श्रेणी के बारे में, पास्चन श्रेणी के बारे में, ब्रैकेटे के बारे में, ब्रैकेटे श्रेणी, फुंड श्रेणी, और एक है हम्फ्री। लाइमन क्या है पता है? कि अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से भी, अगर तो कह सकते हैं ना, पहली कक्षा में आना चाहता हो, इलेक्ट्रॉन चाहे इनफाइनाइट से आए, चाहे दूसरे से आए, चाहे चौथे से आए, चाहे पांचवें से आए, कहीं से भी अगर 1 पे आता है, पहली कक्षा में आता है, तो उन रेखाओं को आप क्या बोलते हैं? मिलाकर बोलेंगे लाइमन श्रेणी है। अगर 2 पर आएंगी, ध्यान दें, जो रेखाएं होंगी वो 2 पर प्राप्त होती हैं, तो उसे आप क्या बोलेंगे? बामर श्रेणी है। 3 पर मिलेंगी तो क्या होगा? पास्चन होगा। 4 पर ब्रैकेटे होगा। 5 पर क्या होगा? फंड होगा या फुंड होगा। और 6 पर हम्फ्री होगा। अच्छा आपसे पूछा जाए कि लाइमन श्रेणी की कौन सी, किस रेखा का जो है कह सकते एनर्जी हाई होगा, किस रेखा का एनर्जी कम होगा? ध्यान दें, हाँ, लाइमन श्रेणी के लिए जब इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट से 1 पे आता है तो इसका एनर्जी मैक्सिमम होता है। एनर्जी क्या होता है? मैक्सिमम, अधिकतम। और जब 2 से 1 पे आता है तो एनर्जी क्या होता है? न्यूनतम, मिनिमम। वैसे ही बामर का हाल है कि जब इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट से 2 पर आएगा तो एनर्जी मैक्सिमम होगा, और जब इलेक्ट्रॉन 3 से 2 पर आएगा तो एनर्जी क्या होगा? मिनिमम होगा। वैसे ही अगला फॉलो कर लिया पास्चन का। पास्चन के केस में क्या होगा? जब इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट से 3 पर आएगा तो एनर्जी मैक्सिमम होगा, और जब इलेक्ट्रॉन 4 से 3 पर आएगा तो एनर्जी मिनिमम। वैसे अगला क्या है? ब्रैकेटे है। ब्रैकेटे के केस में क्या होगा? जब इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ से भाई? इनफाइनाइट से 4 पर आएगा तो उसका एनर्जी मैक्सिमम होगा। ब्रैकेटे के लिए उस रेखा का एनर्जी क्या होगा? मैक्सिमम। और जब इलेक्ट्रॉन 5 से 4 पर आए तो उसका एनर्जी क्या होगा? मिनिमम। ऐसे अपना कर लेंगे, लेकिन जानते रहिए अगर एनर्जी मैक्सिमम है तो लैम्डा क्या होगा? मिनिमम। एनर्जी मैक्सिमम, अगर ऊर्जा अधिकतम है तो तरंग दैर्ध्य क्या होगा? न्यूनतम। आपसे पूछ सकता है कि लाइमन श्रेणी के लिए किस रेखा का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है, जिसका एनर्जी कम होता है? किसका एनर्जी कम है? हाँ, जब 2 से 1 पे गया है तो वहाँ एनर्जी कम है, उसका लैम्डा ज़्यादा होगा। और जो इनफाइनाइट से 1 पे आया है उसका एनर्जी अधिकतम है, लैम्डा का मान मिनिमम आएगा। वही ठीक हाल किसके लिए होगा? पास्चन के लिए हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट से 2 पर आएगा तो क्या घटना होगी? नहीं, बामर की बात कर रहा हूँ, बामर वाली बात करें। जब इलेक्ट्रॉन जो है इनफाइनाइट से 2 पर आएगा, एनर्जी मैक्सिमम है, लैम्डा मिनिमम होगा। और जब एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो है 3 से 2 पर आएगा, एनर्जी मिनिमम, लैम्डा क्या होगा? मैक्सिमम। तो वही ध्यान दें, आपको ना लैम्डा निकालने के लिए कहा जाए
कि लाइमन श्रेणी की पहली रेखा, लाइमन श्रेणी की दूसरी रेखा। अच्छा ये बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आपसे कह दे कि लाइमन श्रेणी की पहली रेखा क्या होगी, ना यही समझ लें आप लोग। अगर लाइमन श्रेणी की पहली रेखा की बात करें, लाइमन के लिए ऐसे मैं बता रहा हूं, एक को दो बता दूंगा, बाकी समझ लीजिए आप लोग क्या हुआ। लाइमन श्रेणी के लिए पहली रेखा जानते कौन सी होगी? जब इलेक्ट्रॉन जो है 2 से 1 पर आएगा तो ये होगी पहली रेखा। क्या बोलेंगे? ये लाइमन श्रेणी की पहली रेखा है। जब कभी रेखा का मान, सुने पहले, जब कभी श्रेणी का मान आए, ये थोड़ा सा रखो, कि जब कभी श्रेणी का मान आता है तो आपको n1 का वैल्यू फिक्स मिल जाता है। जैसे लाइमन की बात करें, मतलब n1 का मान 1 होता है। बामर के लिए n1 का मान, पास्टन के लिए 3, ब्रैकेट ए के लिए 4। जब श्रेणी का नाम आ जाए तो आपको n1 का वैल्यू फिक्स मिल जाता है। अब n2 का मान डिफरेंट होता है, कहाँ से आ रहा है, आ तो रहा है मगर फर्स्ट पे आएगा तो वही लाइमन हो जाएगा। लाइमन में आने का मतलब क्या है कि n1 का मान 1 है, या लाइमन कह सकते हैं ना, या 1 पर आ रहा है तो वो लाइमन वाली बात हो रही है। अगर इलेक्ट्रॉन 1 पर आ रहा है तो लाइमन वाली बात हो रही है, या लाइमन वाली बात हो रही है तो इलेक्ट्रॉन 1 पे ही आ रहा है। समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। तो पहली रेखा सुनिए आप लोग, आपसे कहे कि लाइमन श्रेणी के लिए पहली रेखा क्या है। अगर रेखा का नाम देता है तो आपको n1 और n2 दोनों का मान मिलेगा। लाइन का मान कहेगा तो लाइन में आपको n1 का वैल्यू पता होता है और n2 का वैल्यू भी क्या होता है, पता होता है। श्रेणी का नाम ले तो n1 का मान पता होता है, और रेखा का नाम ले तो n1 और n2 दोनों का मान पता होगा। लाइमन श्रेणी के लिए पहली रेखा क्या होगी? जब इलेक्ट्रॉन 2 से 1 पर आएगा। दूसरी रेखा क्या होगी? जब 3 से 1 पर आएगा। तीसरी क्या होगी? जब 4 से 1 पर आएगा। समझ पा रहे हैं आप? पहली रेखा ये है, ठीक है। दूसरी तीसरी ऐसा कर लेंगे आप। समझ पा रहे हो कि नहीं? दूसरी रेखा क्या होगी? ऐसे लिख दे रहा हूं मैं। दूसरी रेखा क्या होगी? जब इलेक्ट्रॉन 3 से कहाँ जाए, ऐसे सबका निकाल लोगे। मान लीजिए बामर की बात कर ले, बामर श्रेणी के लिए, श्रेणी के लिए पहली रेखा के लिए लिख लेना आप लोग। बामर श्रेणी के लिए पहली रेखा क्या होगी? हाँ, जब इलेक्ट्रॉन कहाँ आए? 3 से 2 पर आए। समझ तो पा रहे हो ना आप लोग? हाँ। दूसरी रेखा क्या होगी? जब इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए? 4 से 2 पर। तो जब रेखा का मान बोले तो थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी चाहिए। अच्छा देखो ध्यान से, यहाँ दिया हुई ना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की श्रेणी को थोड़ा सा बताया है आपको कि यहाँ लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फंड, हम्फ्री ये मिलते हैं। इतनी श्रेणियाँ मिल जाती हैं आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, और इनके n1 का मान आप जानते रहिए। n2 का मान उससे अधिक होगा बस। n2 का मान क्या होता है? n1 से ज़्यादा हमेशा रहेगा। n2 का मान हमेशा n1 से क्या रहेगा? ज़्यादा, ठीक है। जब कभी भी इलेक्ट्रॉन 3 से 2 पर आ जाए तो समझो कि जो कम वाला है वो n1 का मान है, और ज़्यादा वाला किसका मान होगा? हाँ, n2 का मान ज़्यादा ही होता है, कम नहीं कहना। अब देखो यहाँ अगर इसका 1, इसका 2, 3, 4, 5 जो भी इनफाइनाइट तक हो सकता है। इसका 2 है तो इसका 3, 4, 5 इनफाइनाइट हो जाए, हो सकता है ना। अब अगर देखो, अगर यहाँ 3 है तो इसका मान क्या होगा? 4, 5, इससे अधिक रहेगा। 4, 5, 6, 7 कुछ भी। ऐसे यहाँ देखो 5, 6, 7 कुछ भी हो जाए। यहाँ क्या होगा? 6, 7, 8 ऐसा ही मिलता रहेगा आपको, 7, 8, 9। हाँ देखो दृश्य क्षेत्र, ये अगर आप इसको देखना चाहें तो किन किरणों को आप देख सकते हैं, किन किरणों को नहीं देख सकते। देखो आप इन सब, ये पराबैंगनी है, पराबैंगनी क्षेत्र को आप नहीं देख सकते, पराबैंगनी किरणों को नहीं देख सकते। एक होता है अवरक, एक होता है सुदूर अवरक। आप जानते रहिए ये पराबैंगनी होता है। दृश्य क्षेत्र क्या होता है? पराबैंगनी होता है। इसका क्या होता है? विजिबल, इसको देख सकते हैं, इसको देख सकते हैं। ये क्या है? पराबैंगनी है। ये क्या है? अवरक्त है। ये अवरक्त है, ये सुदूर अवरक्त है, ये सुदूर अवरक्त है। आपको इन सभी में केवल इस पर फोकस करना चाहिए। आप जानते हो, यही पूछेगा कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में किस रेखा का या कौन सी श्रेणी जो है वो दृश्य होती है। हाँ, बामर श्रेणी को आप देख सकते हैं। बामर श्रेणी में जितनी भी रेखाएं प्राप्त होंगी वो सभी कैसी होती हैं? दृश्य होती हैं, उनको देख सकती हैं। दृश्य आप जानते हैं दृश्य क्षेत्र क्या होता है? जिसकी लेंथ जो है लगभग
लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम से कितना हो, हाँ, जिस तरंग का तरंग दैर्ध्य जो है लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम होता है, उसको आप देख सकते हैं। उससे अधिक वाले को भी नहीं देख पाएंगे। अगर तरंग दैर्ध्य उससे अधिक होता है तो भी नहीं देख पाएंगे आप, और उससे कम होता है तो भी आप नहीं देख पाएंगे। समझ पा रहे हैं? अच्छा देखो ध्यान से, क्या हुआ, बैगनी, हाँ लगभग यार, लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम। विबग्योर पूरा होता है ना दृश्य में, विबग्योर होता है ना, तो जो वायलेट होता है उसका लगभग मानते हैं कि 4000 एंगस्ट्रॉम है, और रेड का लगभग मानते हैं कि 7500 एंगस्ट्रॉम, इन्हीं के बीच में होता है वही अपना, ये सब उसके बीच में होते हैं। आज जो है ना इंडिगो, ये सब ब्लू ऑरेंज वगैरह, ये सब इसी के बीच में होते हैं, इन दोनों के बीच में, जिनको आप देख सकते हैं। अच्छा देखिए ध्यान से, कितना समय बाद हो, हाँ? अच्छा देखिए ध्यान से, ये बता रहा है कि ये उत्सर्जन स्पेक्ट्रम है ना, कौन सा स्पेक्ट्रम है, उत्सर्जन, भाई एनर्जी निकाल रहा है, ठीक है। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के लिए अगर आपको लैम्डा निकालना हो, तरंग दैर्ध्य निकालना हो, तो उसके लिए फार्मूला होता है न्यू बार। न्यू बार क्या जानते हो, तरंग संख्या। तरंग संख्या लिखो चाहे लिखो 1/λ, इसको फोकस करें, 1/λ बराबर होता है एक आर जेड स्क्वायर, इसको मैं प्रूफ भी कराऊंगा बाद में आपको, लेकिन फिलहाल अभी जानते रहो, आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। n2 का मान n1 से क्या होगा, बड़ा, आप जानते रहिए, ये फार्मूला है। आर जेड स्क्वायर, जेड जानते हैं क्या ना, जेड क्या है, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक है जेड। अब देखो, जैसे अगर मान लीजिए, सुने पहले, ये किसके लिए निकाला है आपने, हाइड्रोजन के लिए, तो हाइड्रोजन के लिए आप जेड का मान क्या रख सकते हैं, 1। सुन लो आप लोग, हाइड्रोजन के लिए क्या होगा, ये इधर ध्यान दे दो आप लोग, हाइड्रोजन के लिए क्या निकालेंगे, सामान्य केस में अगर स्पेक्ट्रम की बात करता है आपसे कि इसका स्पेक्ट्रम निकालो, इसका लाइमन श्रेणी के, बामर श्रेणी का, ये सब स्पेक्ट्रम कब मिलता है, हाइड्रोजन के लिए मिलता है। अगर लाइमन, बामर, इन सब श्रेणियों की बात करें तो आपको जेड का मान क्या मान के लेना है, 1। कभी भी लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, इन सब की बात कर ले तो अपने मन से आपको जेड का मान क्या मान लेना है, 1 मान लेना है। और क्या लिखेंगे, फार्मूला 1/λ इक्वल टू आर जेड स्क्वायर, मत लिखो, 1 का स्क्वायर कैब हो जाएगा ना, क्या लिखेंगे आप, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/, यही एनसीईआरटी में ये दिया है फार्मूला, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/। लेकिन इसको जानते रहो, ये किसके लिए लागू होगा, अगर इन सब में किसी की बात कर दे, इन सब में किसी की बात करे तो ये फार्मूला लगा देंगे आप। बाकी अगर मतलब हीलियम कह दे तो हीलियम प्लस, तो उस केस में जेड का मान नहीं रखेंगे कि ना। जैसे मान लो ये निकाला है आपने हाइड्रोजन के लिए, अगर कभी लाइमन श्रेणी की बात करें कि लाइमन श्रेणी की उस रेखा का तरंग दैर्ध्य निकालिए जिसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा होता है। लाइमन श्रेणी के लिए अधिकतम तरंग दैर्ध्य वाली रेखा की गणना करें कि किस रेखा का तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगा, तो फार्मूला यही है 1/λ आर जेड स्क्वायर कर सकते हैं आप लोग, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अच्छा सुन लो बच्चों, क्या जैसे मान लीजिए आपसे कह दें लाइमन श्रेणी के लिए अधिकतम तरंग दैर्ध्य वाली रेखा का जो है गणना करें, तो देखो लाइमन श्रेणी के लिए अधिकतम तरंग दैर्ध्य कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन 2 से 1 पे आए, तो n1 का मान 1 और n2 का मान 2 रखेंगे। आपको जेड जो है, जेड का मान तो पता है कि 1 रख देना है, क्योंकि लाइमन, बामर ये सब किसके लिए मिलेंगे, हाइड्रोजन के लिए, तो वहाँ उस केस में जेड का मान 1 रख देंगे आप, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। यही लिख देंगे फार्मूला कब, लाइमन, बामर ये सब निकालने के लिए। मैं अभी आपको निकलवाऊंगा भी। फिलहाल देखो ये भी ना आर का मान बड़ा दिक्कत है, सुनो आप लोग, जहां सुन ले आप लोग, जहां क्या है आर जो है, न्यू बार जानते हैं तरंग संख्या है, और लैम्डा क्या है, तरंग दैर्ध्य है, ठीक है। न्यू बार बराबर लिख सकते हैं क्या, नहीं, आर बराबर होगा रीडबर्ग नियतांक, ये क्या है, रीडबर्ग नियतांक है,
जिसका मान जानते क्या होता है? जिसका मान होता है 109, 677 या 78 होता है सेमी इनवर्स। 109, 678 सेमी इनवर्स होता है। अब ये मान रखना बड़ा दिक्कत है कि आर का मान ये रखो कि 109, 678 सेमी इनवर्स। क्या हुआ जी? ध्यान दीजिए आप क्या कर रहे हैं। अब नहीं आया क्या? देखो ये देख लो ध्यान से। आ रहा है? नहीं है बा देख रहा कि ना है ना? अच्छा लिख लो। अच्छा पूछ लिया हमने। ये सुने ध्यान से आप लोग। जैसे क्या है, आर का मान आपको दिया इतना 109, 677 के लिए 78 नहीं सेमी इनवर्स। अच्छा ना, जब आप बता रहा हूँ, अगर आप प्रश्न कभी चालू करेंगे तो आपको लैम्डा निकालना पड़ेगा, तो लैम्डा के लिए 1/r करना पड़ेगा। सुने आप लोग, तरंग दैर्ध्य निकालोगे ना, 1/λ थोड़ी निकालेंगे आप। आपसे बोलेगा तरंग दैर्ध्य निकालो, दिया तो 1/λ के फॉर्म में, लेकिन आपको क्या निकालना पड़ेगा? लैम्डा। तो जब कभी आप लैम्डा निकालने जाएंगे, अभी बताऊंगा आपको, तो आपको 1/r की जरूरत पड़ेगी। क्यों? r नीचे जाएगा तो r कहाँ जाएगा? नीचे। तो आप बार बार r को सॉल्व ना करेंगे, आप 1/r का वैल्यू रख लो कि हर जगह आएगा 1/r, जहां 1/r है तो रख दूंगा ये मान, इजी हो जाएगा ना। तो आप r का मान भी मत रखो, सीधा 1/r का मान रखो, हर जगह वो 1/r में कन्वर्ट कर लो और 1/r का मान आपने पता कर लिया है। तो देखो, अगर आप 1/r करते हैं, r का मान सेमी इनवर्स होता है, तो जब बटा में करेंगे सेमी ऊपर रहने दो, सेमी ऊपर रहने दीजिए और ये कहाँ लाइए? नीचे। सेमी इनवर्स नहीं, अब वो सेमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेमी। बटा में आएगा तो ये वैल्यू हो जाएगा, वो ऊपर रह जाएगा। अगर वो भी नीचे आता तो सेमी इनवर्स रहता ना। जैसे क्या होगा, अगर आप 1/r करेंगे तो ये आपका ये सेमी इनवर्स होगा, 1/r आएगा ना, सेमी इनवर्स ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा? तो मैंने यही किया है, मैंने इसको सेमी इनवर्स ना करके सेमी लिखा है। अगर आप इस वैल्यू का भाग देते हैं तो आपको मिलेगा 0.50 और 9 कितना रहा है? 9117, इतना सेमी। अगर आप ना ऐसा करो, दशमलव को यहाँ लाइए आप, ठीक है? या ऐसा करो ना, सीधा इसको देखो, 1 हटा के 2 कर दो, ये 1 नहीं 7 हटा दीजिए आप, यहाँ 2 कर दीजिए। अब दशमलव को ना लेके जाओ 8 स्थान, यहाँ तक लेके जाओ। कितना स्थान लेके जाएंगे? देख गिन लो, 2 2 4 1 5 5 3 8, 8 स्थान लेके जाएंगे, 10 की पावर -8 हो जाएगा, 912 होगा। क्योंकि एक 7 आपने छोड़ दिया है, 7 आपने छोड़ दिया, 12 2 कर दिया है, तो 912 और 10 की पावर -8 सेमी। तो आप जान चुके हैं, ये जानते रहो कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर इतना मीटर होता है या इतना सेमी। तो इतना वैल्यू हटा के आप क्या लिख सकते हैं? एंगस्ट्रॉम। क्या लिख सकते हैं? आप सीधा रटो कि आपको 1/r का मान कितना मिल सकता है? 912 एंगस्ट्रॉम। 1/r का मान क्या मिलता है? इस सॉल्यूशन नहीं रटना है आप, बस ये रटना है। अब इसी का मैं एक क्वेश्चन कराऊं तो आपके लिए आसान हो जाएगा। इसी पर आधारित मैं एक प्रश्न करा दूं आपसे। मान लीजिए ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि लाइमन श्रेणी के लिए अधिकतम तरंग दैर्ध्य वाली रेखा क्या होगी? ठीक है, न्यूनतम अधिकतम 2 निकालूंगा और दूसरी रेखा पूछे तो भी निकाल सकते हैं। सुने ध्यान से, आपसे कहा जा रहा है, 2 प्रश्न है कि लाइमन श्रेणी के लिए, ये बातें ना हो आपके बीच, लाइमन श्रेणी के लिए क्या प्रश्न, पहला प्रश्न क्या पूछा है? पहला है अधिकतम तरंग दैर्ध्य वाली रेखा, अधिकतम तरंग दैर्ध्य वाली रेखा और दूसरा क्या निकालना है? हाँ, दूसरा निकालना है न्यूनतम तरंग दैर्ध्य वाली रेखा। अभी आप ध्यान दें, आपको सभी रेखाओं की एनर्जी पता है कि किस रेखा की एनर्जी ज्यादा होगा, किस रेखा की एनर्जी कम होगा। एनर्जी के हिसाब से जो है आप उल्टा कर लो ना। आप ये जानते हैं कि लाइमन श्रेणी के लिए
किस रेखा की एनर्जी कम होती है उसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगा, किस रेखा की एनर्जी ज़्यादा होती है उसका तरंग दैर्ध्य कम होगा। तो लाइमन श्रेणी के लिए अधिकतम तरंग दैर्ध्य का मतलब कम एनर्जी किसका है, जब इलेक्ट्रॉन 2 से 1 पे आए, 2 से कहाँ आए 1 पे। तो आपको यहाँ क्या है, n1 का मान क्या रखेंगे आप 1, और n2 का मान क्या रखोगे 2, और z का मान तो पता है क्योंकि 1 रखना है, क्योंकि h की बात h के लिए निकाला जाता है, h के लिए ही निकाला जाता है। और यहाँ अगर बात करने मान, अभी तो मान रख लूंगा मैं, अगर यहाँ बात करें एनर्जी का मैक्सिमम, लैम्डा मिनिमम एनर्जी क्या है मैक्सिमम, और लाइमन श्रेणी के लिए एनर्जी कब मैक्सिमम होता है, जब इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट से कहाँ जाए 1 पे। तो आप क्या रखेंगे n2 का मान इनफाइनाइट और n1 का मान 1। भाई n1 का मान तो फिक्स है, लाइमन का नाम दिया है। अब देखे फार्मूला क्या होता है, 1 लैम्डा इक्वल टू आर जेड स्क्वायर, जेड का मान तो 1 रखेंगे। इसके बाद क्या होगा 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। सुनो ध्यान से, अब देखो आर का मान क्या दिया है आप जानते हैं, आर का मान मत रखो, मुझे आर 1/r का मान रखना, क्या रखना है 1/r। तो पहले इसको चलने दीजिए सही, 1 लैम्डा आर का मान रहने दीजिए, और जेड का मान तो 1 स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद n1 कितना है 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 माइनस 1 3/4 आएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं, ये 4 होगा, ये पूरा 4 आ जाएगा, 4 और इधर जाएगा 4 और ये 1, 4 माइनस 1 कितना आएगा 3/4 आएगा। तो आपको 1 लैम्डा का मान मिलेगा, या अगर लैम्डा कर दीजिए तो क्या मिलेगा, लैम्डा करोगे तो 1/r मिलेगा, और 4 ये देखो 3/4 है ना, तो 4/3 हो जाएगा। जैसे जब आप इसको इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ 4 जाएगा, 4 माइनस 1 3 और 3/4 मिलेगा। लेकिन जब आप इस वैल्यू को उल्टा कर लोगे, r नीचे आ गया तो ये भी तो वैल्यू उल्टा हो जाएगा, क्या आ जाएगा 4/3 आएगा, 4/3। आपको 1/r का वैल्यू मालूम है। अब देखो इजी हो गया यहाँ से, वैसे बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। आपको 1/r का वैल्यू मालूम है 912 एंगस्ट्रॉम, और रखो 4/3, ये कितना आएगा पता है, 3 त्रिका 9, 304 आएगा क्या, यही आएगा ना, अरे यार 304 इंटू 4, हाँ और क्या किया मैंने, ये क्या रहा देखो 1216, 1200 क्लियर हो पाया। सॉल्व करने का तरीका देख गए ना कैसे सॉल्व करना, 1/r का वैल्यू वही, मतलब r को वही नहीं लिखना है, आराम से सॉल्व कर लो, ठीक है। अब यहाँ इसका देख लो एक बार, इसके लिए क्या करेंगे आप, अब मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म का यूज करता हूँ, दिक्कत होगा, दिक्कत है बताएगा, देखो ध्यान से 1 लैम्डा करेंगे आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। क्या हुआ जी, अब यही को आते हैं, देखा अब देखो r1 का स्क्वायर रखिए, यहाँ क्या हुआ 1 का वैल्यू 1 स्क्वायर होगा, इनफाइनाइट का स्क्वायर ये तो 0 हो जाएगा। तो ये पूरा देखो यहाँ क्या करेंगे, पूरा वैल्यू 0 मिल जाएगा, देखो ध्यान से, हाँ जैसे यहाँ क्या है देखो 1/0 होगा, ये वैल्यू क्या मिलेगा 0, उसको छोड़ें आप, तो इक्वल लैम्डा इक्वल टू क्या लिखेंगे 1/r, क्या होगा 1 क्या करेंगे r होगा, r का मान क्या मिलेगा, ठीक है। तो इसका मान क्या मिलेगा आपको 1/r का मान क्या मिलेगा 912, ठीक है। लिख लो फटाफट लिख लीजिए, ऐसे ही आप देखो ये लिख लो, चल रहा है ना, ध्यान दिया। इसी प्रकार से आप क्या निकालिए, आप एक बारहमासी श्रेणी के लिए निकाल लो, ये बारहमासी श्रेणी के लिए अधिकतम तरंग दैर्ध्य वाली रेखा और न्यूनतम तरंग दैर्ध्य वाली रेखा, ये दोनों को निकाल के दिखाइए, ठीक है। घरे
ये आपका हो गया ना। देखो ध्यान से, ये बामर श्रेणी का है। ये क्या है? बामर श्रेणी के लिए अधिकतम तरंग दैर्ध्य कैसे निकाला जाएगा? बामर श्रेणी के लिए तरंग दैर्ध्य कब ज़्यादा होगा? जब एनर्जी कम होगा। एनर्जी कब कम होगा? जब इलेक्ट्रॉन 3 से 2 में आएगा, और जब इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट से 2 में आएगा तो एनर्जी ज़्यादा होगा और लैम्डा कम होगा। यहाँ लैम्डा कम निकालना है और यहाँ लैम्डा क्या निकालना है? अधिकतम। तो लैम्डा अधिकतम कम होगा, लैम्डा अधिकतम कब होगा? जब एनर्जी ज़्यादा हो, और लैम्डा नहीं एनर्जी कम होगा। लैम्डा ज़्यादा कब होगा? जब एनर्जी कम होगा। एनर्जी कब कम होगा बामर के लिए? जब इलेक्ट्रॉन जो है 3 से कहाँ जाए? 2 में। और लैम्डा कह सकते हैं ना कम कब होगा? जब एनर्जी ज़्यादा होगा। बामर के लिए एनर्जी कब ज़्यादा होता है? इनफाइनाइट से जब इलेक्ट्रॉन 2 में आए। थोड़ी अगर इसको ना सुनेंगे तो आपको बोरिंग फील होगा, लेकिन जब आप खुद सोचोगे ना तब अच्छा महसूस होगा। सुनेंगे तो थोड़ा सा अलग महसूस करेंगे आप, लेकिन जब सोचो आराम से, दिमाग को शांत करके सोचें कि बामर श्रेणी के लिए कब एनर्जी ज़्यादा होती है, कब एनर्जी कम होती है, लाइमन श्रेणी के लिए कब एनर्जी ज़्यादा होती है।